जब मैं MS एकेडमी में इस साल मेंस एग्ज़ाम लिख रहा था तो मेंस के दरमियान मेरे एक दो तीन दोस्त ऐसे भी थे जिनका प्रीलिम्स पास नहीं हुआ था, जो कि मेंस एग्ज़ाम नहीं दे रहे थे। तो वो लोग भी मेरे मेंस एग्ज़ाम में मेरी हेल्प कर रहे थे। हम लोग रोज़ाना क्या करते थे कि 4-5 लोग जो इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए हैं UPSC के, हम लोग अपना ही एक इंटरव्यू कंडक्ट करते थे आपस में। 3 लोग उस तरफ बैठते थे, हम इस तरफ बैठते थे और अपना इंटरव्यू कंडक्ट करते थे। जब मैं MS एकेडमी में था तो कुछ बहुत ख़ास दोस्त थे मेरे, इशरत थे, रुमान, जनशेर। उनके एक्शन से हमेशा मुझे एक मोटिवेशन मिलता रहा कि एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। फैज़ान भी जैसे रिकलेक्ट करेंगे, हम लोग एक साथ लिखा करते थे आंसर्स और फिर एक दूसरे के आंसर शेयर करते थे। तो मैं अपने दोस्तों को उनकी अच्छाई बताता था और गलतियाँ बताता था और वो भी पॉइंट आउट करते थे मिस्टेक्स और एरर्स। AK खान सर, अमीरुल्लाह सर और बाकी MS के दीगर मेंबरान की हमें गाइडेंस मिलती रहा करती थी। तो मुझे लगता है कि उसी सीख की वजह से, उसी अपनी गलतियों को सुधारने की वजह से मुझे लगता है कि जो मेरे एक माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे नंबर मुझे हासिल हुए इंटरव्यू के प्रोसेस में। और मैंने अपनी पहली अटेम्प्ट दी थी और मैं असफल रहा था। तो जब मैं असफल रहा था मुझे थोड़ा सा लैक ऑफ मोटिवेशन जैसा फील हो रहा था, कॉन्फिडेंस में कमी फील हो रही थी। तब मेरी फैमिली और जो मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। सबसे पहला तो आपको खुदा पे यकीन रखना है। यू हैव टू बिलीव इन गॉड, बिकॉज आई बिलीव कि वो सारी बेड़ा पार लगा देते हैं। MSCians, वेलकम टू गुफ्तगू। शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारक आप लोगों को ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर MS मैनेजमेंट, स्टूडेंट्स, टीचर्स कम्युनिटी। आपको बहुत बहुत मुबारक आपकी कामयाबी पे। हम लोग नॉर्मल में गुफ्तगू जो है फील्ड से रिलेटेड है उस हिसाब से, और जो पेरेंट्स के कंसर्न रहते उसके हिसाब से हम लोग बातचीत करते। एंड देन वी विल स्टार्ट विद अ कॉन्टेक्स्ट, राइट, बिगर पिक्चर। तो आप लोगों से दोनों से जो है ये सवाल है, पहला सवाल कि एक है मेहनत कोई चीज़ हासिल करने की, और फिर दूसरी लेवल है वो हासिल की हुई चीज़ को बाकी रखने की, राइट। और फिर तीसरी चीज़ है कि जो चीज़ हासिल हुई है, जो बाकी हुई है, वो आने वाले जनरेशन को पहुंच जाए। 3 लेवल्स ऑफ हार्ड वर्क। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो आप लोग जो है थोड़ा मुझे कॉन्टेक्स्ट में हमारे ऑडियंस को ये बताएं कि पहले वाले जो मेहनत है उसकी चंद चीज़ें, चंद फैक्टर्स जो आप लोग महसूस करें और अपने दिन के अमल में लेकर आए, वो थोड़ा शेयर करें। और फिर इसको बाकी रखने की, यानी कि आप जो अचीव करें इसके बाद वो मेहनत की क्या तब्दीली होगी, वो हार्डवर्क के अंदर क्या तब्दीली होगी, और फिर अगर आपको फिर नेक्स्ट जनरेशन को आपको पास ऑन करना है जी, तो फिर क्या मेहनत करनी रहेंगी, वो ज़रा बताएं ना। सुमेर जी ज़रूर। आपने जैसे बताया कि मेहनत पहले की जाती है और फिर उसको बाकी रखा जाता है और फिर उसे पास ऑन किया जाता है नेक्स्ट जनरेशन को। तो ये सीक्वेंस में देखें तो बिल्कुल सही सीक्वेंस है। मेहनत पहले होती है, उसी के बाद आपको सक्सेस मिलती है। बट मेहनत जो होती है वो चैलेंजेस के अराउंड रिवॉल्व करती है कि आपको कई सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसमें आपके कई सारे फ्रेंड्स और फैमिली होते हैं। तो मेहनत इन्वॉल्व्स चैलेंजेस। तो जो भी चैलेंजेस या पड़ाव आपको पार करने होते हैं उसमें एक ही चीज़ जो सबसे ज़्यादा आपको मोटिवेटेड रखती है वो है मुस्बत सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड करते हुए अगर आप मेहनत करें तो आपकी सारी मुसीबतें आराम से हल हो जाती हैं और आपकी मेहनतें कारगर होती हैं। इसी के साथ मैं एक और चीज़ बोलूँगा कि आपकी मेहनतें तो एक जगह हैं, अगर उनको बाकी रखना है और उनको सच में अगर सक्सेसफुल या सफल बनाना है तो आपकी माँ बाप की दुआएं बहुत ज़रूरी हैं। तो ये 2 चीज़ें तो मैं बोलूँगा। और इसके अलावा आपका जो तीसरा हिस्सा था वो आपने बताया था कि आप इसको पास ऑन कैसे करेंगे। देखिए अभी मैं खुद कई लोगों से इंस्पायर होके यहाँ पे बैठा हूँ आपके सामने, तो मेरी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं भी दूसरे लोगों को इंस्पायर करूँ और मोटिवेट करूँ। तो इस बारे में भी मेरी कोशिशें जारी रहेंगी। मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी बच्चे उससे मैं मिल सकूँ उनको इंस्पायर करूँ, सिर्फ सिविल सर्विस के बारे में नहीं, जो दूसरी टेक्निकल फील्ड्स भी हों या कोई भी फील्ड हो जिसमें वो एक्सेलेंस पा सकें, उसके बारे में मैं मोटिवेट करता रहूँ। माशाल्लाह। फैज़ान जी, तो हारिस ने जो अपनी राय रखी मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ और उसी में कुछ चंद बातें मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगा
सबसे पहला सवाल जो आपने पूछा था कि कामयाबी हासिल करने के बारे में, तो बिल्कुल एक पॉजिटिव एटीट्यूड ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि बिलीफ सिस्टम की भी बहुत अहमियत होती है। आपको पॉजिटिव एटीट्यूड तभी आएगा मुझे लगता है जब आपको खुद पे यकीन होगा कि मुझे ये कामयाबी मिल सकती है, मैं अपने जो गोल्स हैं, जो टारगेट मैंने बनाए हैं, मैं उनको अचीव कर सकता हूँ। उसी के लिए आपको मेहनत करनी है, कंसिस्टेंसी दिखानी है। कभी कभार आपको लगेगा कि शायद मैं इस गोल को अचीव नहीं कर सकता, मैं इसको पा नहीं सकता अपनी मंजिल को। दिन ऐसे भी आएंगे, रातें ऐसी आएंगी जब आपको एंजाइटी होगी, लेकिन वो बिलीफ सिस्टम, अब बिलीफ सिस्टम में मैं कहूँगा कि 2 बातें रहेंगी। सबसे पहला तो आपको खुदा पे यकीन रखना है, यू हैव टू बिलीव इन गॉड, बिकॉज आई बिलीव कि वो सारी बेड़ा पार लगा देते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि उसके बाद आपको खुद पे यकीन रखना है, मैं कर सकता हूँ, मुझ में ये काबिलियत है। इवन दो हो सकता है आपको पहले कभी ये महसूस हो कि मैं आज तक फेल होता आया हूँ या रिश्तेदार तंज कसते हैं मुझ पे, तो क्या मैं ये कर पाऊँगा। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो हारिस ने बताया, उसको लेके जब आप मेहनत करते रहेंगे कंसिस्टेंसी के साथ, तो होपफुली वो आगे उसको कंटिन्यू कर सकेंगे आप और मेहनत को अचीव कर पाएंगे। तो दूसरा पार्ट आपने क्वेश्चन का पूछा, सवाल का, ये था कि उसको कायम कैसे रखा जाए। तो मुझे लगता है कि कामयाबी को कायम रखने के लिए ज़रूरी यह है कि आप उस गोल के पीछे जो आपका इंस्पिरेशन था उससे जुड़े रहें, आप ज़मीन से जुड़े रहें। कई बार देखा जाता है कि कामयाबी मिलने के बाद तेवर ही बदल जाते हैं, लोग आसमान में उड़ने लगते हैं, लेकिन मुझे खुद लगता है और मुझे यकीन है कि इत्तेफाक रखते होंगे हारिस भी मेरी इस राय से, कि जब तक आपका जुड़ाव ज़मीन से रहेगा, आप उन लोगों के साथ उठते बैठते रहेंगे, मिलते रहेंगे जिन्होंने आपको इंस्पायर किया यहाँ तक पहुँचने के लिए, उनकी दुआएं लेते रहेंगे। जैसे उन्होंने माँ बाप की दुआओं का जिक्र किया, उसी तरह बाकी सभी मजलूमों की दुआओं का, जिसकी वजह से आप यहाँ तक पहुँचे, उनके साथ रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। तीसरी चीज़, कैसे इसको आप आगे की जनरेशन तक पहुँचा सकते हैं, तो मुझे लगता है बोलने करने से ज़्यादा आप अपने कामों से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। आपको अपने एक्शन से ये दिखाना है कि मैंने ये कामयाबी हासिल करी, मैं किस तरह इसको एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कैरी ऑन कर रहा हूँ, अब मुआशरे में, समाज में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा हूँ। यकीनन होगा कि कई बार आप नाकामयाब भी रहेंगे, कि आप बस अपना काम करते जाइए, फल की चिंता मत करिए, या कहा गया है कि आपके अमाल का दारोमदार आपकी नीयत पर है। तो नीयत पॉजिटिव रहेगी, आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी, तो आपको उसमें कामयाबी भी मिलेगी। आने वाली जनरेशन्स, पीढ़ियाँ उससे इंस्पिरेशन उठाती रहेंगी, और मुझे यकीन है कि इस तरह ये सिलसिला आगे चलता रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुहिम में जुड़ते रहेंगे इंशाल्लाह। अभी अगर हम जो अचीवर्स है उनको हम देखते हैं तो एक सर्कल है उनका खुद का, राइट, जैसा आपने फरमाया कि उनको जो है परसिस्टेंटली पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, राइट। तो ये हो गया इंडिविजुअल बेस्ड व्यू, राइट। ये एक छोटा सर्कल है। एक फिर हम थोड़ा ये दायरा को अगर बड़ा करते हैं और हम देखते हैं कि जो पीयर है हमारे, जो हमारे दोस्त है, जो हमारे इमीडिएट रिलेटिव्स है या नेबर्स भी है, इनका क्या रोल और क्या इम्पोर्टेंस रहता एक सिविल सर्वेंट के एस्पिरेशन के अंदर। शुक्रिया। तो जब यहाँ बात एटीट्यूड की हो रही थी, तो जो यूपीएससी का ही पेपर होता है GS4, जिसमें हम एथिक्स पढ़ते हैं, उसमें पहली बार मैंने पढ़ा और जाना कि एटीट्यूड होता क्या है और इसको सीखा जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। उसमें एक तरीका, एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने का ये भी था कि उसमें आपके पीयर्स का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। आपके दोस्त, आपके अहलो अयाल अहबाब जो आपके आसपास रहेंगे, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा रहेगा। जैसे मैं जब MS अकेडमी में था, उसके बाद जब मैं जामिया मिलिया में भी रहा, रेजिडेंशियल कोचिंग अकेडमी में, तो मेरी कोशिश यही रहती थी कि मेरे आसपास के लोग ऐसे रहें जो मुझे मोटिवेट करते रहें, ना बशर्ते ना कि बोल के, बल्कि अपने कामों से। जब मैं उनके देखता था, उनके एक्शंस देखता था, जैसे कहा भी जाता है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो एक पॉजिटिव सेल्फ बिलीव वाला एटीट्यूड मेरे अंदर खुद ब खुद डेवलप होता रहा। जैसे मैं बताना चाहूँगा और मैं क्रेडिट भी देना चाहूँगा, जब मैं MS अकेडमी में था तो कुछ बहुत ख़ास दोस्त थे मेरे, इशरत थे, रुमान, जनशेर, उनके एक्शन से हमेशा मुझे एक मोटिवेशन मिलता रहा कि एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, यू हैव टू डेवलप दैट एटीट्यूड एंड उसको आगे लेके जाना है। ये तक सिखाते रहे कि जब आप इस सर्विस में सिलेक्ट हो जाएंगे तो हो सकता है कि आपको बहुत इस तरह के चैलेंज लाइफ में फेस करने पड़े जो पहले आपने ना किए हों। किस तरह से उनका आप सामना कर सकते हैं, और किस तरह, जैसे आपने पिछला सवाल पूछा था, एक पॉजिटिव मैसेज आने वाली पीढ़ियों को, जनरेशन्स को दे सकते हैं।
तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि पीयर लर्निंग का ना सिर्फ आपकी एजुकेशनल अटेंडेंस में, ना सिर्फ आपके जीएस की नॉलेज में या फिर जो आप एग्ज़ाम लिखेंगे, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने में एक बहुत ही बड़ा हिस्सेदारी योगदान रहता है। हारिस, सेम सवाल है, थोड़ा डिफरेंट। जी अगर हम यूपीएससी के प्रोसेस को देखें, प्रीलिम्स है, फिर उसके बाद मेंस है, फिर उसके बाद इंटरव्यू है, राइट? ये प्रोसेस को अगर हम कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं और फिर हम पीयर ग्रुप को देखते हैं, तो इसका मैच थोड़ा बताइए ना। जी देखिए, लर्निंग या जो इल्म हासिल करने की प्रोसेस होता है वो दो तरह की होती है। एक कहा जाता है वर्टिकल लर्निंग, जो एक टीचर एक बच्चे को सिखाता है, मुदर्रिस एक स्टूडेंट को सिखाता है, और दूसरी होती है हॉरिजॉन्टल लर्निंग, जो एक पीयर दूसरे पीयर को सिखाता है। तो यूपीएससी के एग्ज़ाम में तीनों स्टेजेस में पीयर टू पीयर लर्निंग का काफ़ी अहम रोल है। जैसे कि प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स में तो खैर आप अकेले ही मॉक टेस्ट देते हैं, बट जो मेंस एग्ज़ाम है, मेंस एग्ज़ाम में आपको आंसर्स लिखने होते हैं। 9 पेपर्स होते हैं मेन एग्ज़ाम में, इंक्लूडिंग एसे और जीएस और ऑप्शनल के। तो 9 पेपर के में आपको आंसर्स लिखने होते हैं, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है। तो आप इसमें अपने ग्रुप बना के पीयर टू पीयर आंसर राइटिंग कर सकते हैं। और होता क्या था, फैज़ान भी जैसे रिकलेक्ट करेंगे, हम लोग एक साथ लिखा करते थे आंसर्स और फिर एक दूसरे के आंसर शेयर करते थे। तो मैं अपने दोस्तों को उनकी अच्छाई बताता था और गलतियां बताता था, और वो भी पॉइंट आउट करते थे मिस्टेक्स और एरर्स। तो इसलिए इससे होता ये है कि पीयर टू पीयर लर्निंग से हम एक दूसरे के मिस्टेक्स और पॉजिटिव पॉइंट सीखते हैं और उस पर इम्प्रूव कर सकते हैं। और एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा मैं, कि जब मैं एमएस एकेडमी में इस साल मेंस एग्ज़ाम लिख रहा था, तो मेंस के दरमियान मेरे 2-3 दोस्त ऐसे भी थे जिनका प्रीलिम्स पास नहीं हुआ था, जो कि मेंस एग्ज़ाम नहीं दे रहे थे। तो वो लोग भी मेरे मेंस एग्ज़ाम में मेरी हेल्प कर रहे थे, कुछ ना कुछ करंट अफेयर के टॉपिक्स प्रिपेयर करके मुझे बनाया हुआ मटेरियल लाके दस्तयाब कर रहे थे। तो पीयर टू पीयर लर्निंग का बहुत अहम रोल रहता है मेंस में भी। और जब बात की जाए इंटरव्यू की, यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा अहम रोल रहता है पीयर टू पीयर लर्निंग का, क्योंकि मॉक इंटरव्यूज़ हम 4-5 बार ही जा पाते हैं बाहर मॉक इंटरव्यूज़ देने के लिए। तो हम लोग रोज़ाना क्या करते थे कि 4-5 लोग जो इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए हैं यूपीएससी के, हम लोग अपना ही एक इंटरव्यू कंडक्ट करते थे आपस में। 3 लोग उस तरफ बैठते थे, हम इस तरफ बैठते थे और अपना इंटरव्यू कंडक्ट करते थे। तो अपने दोस्तों से सीखना, अपनी गलतियों से सीखना, उनकी गलतियों से सीखना, इसका बहुत अहम रोल रहता है यूपीएससी की परीक्षा में। और जैसे मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि हारिस ने इंटरव्यू के बारे में कहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह से जो मेरे फाइनल मार्क्स आए हैं, उसमें मैं कहूँगा मेरे इंटरव्यू मार्क्स का काफ़ी एक बड़ा रोल रहा। मेरे को 190 मार्क्स इंटरव्यू में मिले, जो मेरे को कभी उम्मीद नहीं थी कि इतने मार्क्स, माशाल्लाह से इतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो उसमें पीयर लर्निंग ने जितनी मेरी मदद करी, उतने किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉक में जाके मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे लगता है AK खान सर, अमीरुल्लाह सर और बाकी MS के दीगर मेंबरान की हमें गाइडेंस मिलती रहा करती थी। तो जैसे जब हम पीयर टू पीयर के बारे में मैं कह रहा था, बारी और वर्तिया के साथ हम मॉक इंटरव्यू के बारे में तैयारी किया करते थे, तो जितनी कमियां, जितनी मेरे पॉजिटिव्स उन्होंने मुझे बताया, और मुसलसल 1 से 2 महीने के बीच हमारे प्रोसेस काफ़ी लंबा चलता रहा। तो मुझे लगता है कि उसी सीख की वजह से, उसी अपनी गलतियों को सुधारने की वजह से मुझे लगता है कि जो मेरे एक माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे नंबर मुझे हासिल हुए इंटरव्यू के प्रोसेस में, वो पीयर लर्निंग की वजह से ही था। तो जैसे हारिस ने बोला, हर स्टेज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, इंटरव्यू हो, अलग अलग तरह से ज़रूरी है। लेकिन पीयर लर्निंग मुझे लगता है पूरा यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करने में आपको सीढ़ी बन के वो मदद करता है। तो ये मैं आपका जो सेकंड सर्कल है वो आपका पीयर हो गया। तो अगर हम थर्ड सर्कल की बात करते हैं, जो कि फैमिली है, तो ये फैमिली का क्या रोल है एक सिविल एस्पिरेंट के लिए? सुमेरा जी देखिए, फैमिली का सबसे ज़्यादा अहम रोल होता है किसी भी दूसरे फैक्टर्स को। मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है, मेरा पर्सनल मानना ये है कि बाकी सब फैक्टर से ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है फैमिली का सपोर्ट सिस्टम। तो मेरी जो कामयाबी हुई है सिविल सर्विसेज की परीक्षा में, वो दूसरी अटेम्प्ट में हुई है। पहले मैं जॉब कर रहा था इंटेल में, और मेरे को जॉब छोड़ने के बाद काफ़ी कम वक्त मिला था, और मैंने अपनी पहली अटेम्प्ट दी थी और मैं असफल रहा था। तो जब मैं असफल रहा था, मुझे थोड़ा सा लैक ऑफ मोटिवेशन जैसा फील हो रहा था, कॉन्फिडेंस में कमी फील हो रही थी। तब मेरी फैमिली और जो मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, और मेरे जो फादर हैं
उन्होंने मुझे बोला कि बेटा कोई बात नहीं, तुम और एक चांस लो, इंशाल्लाह मुस्बत सोच रखो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, ज़रूर होगा। तो इस सपोर्ट सिस्टम से जो मुझे फैमिली में मिला, अपने फादर में, मदर में और मेरे बड़े भाई नदीम में, तो इस सपोर्ट की वजह से ही मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। माशाल्लाह। फैज़ान, थोड़ा ऐड करूँगा इसके अंदर। हम जो है ना अपने MSIS एकेडमी में वन ऑफ द मेंटर्स जो है हमारे AK खान साहब है, वो भी यही फरमाते हैं कि जो है जो फैमिली का एक सपोर्ट नेट है बच्चे के लिए, और स्पेशली गिवन द थिंग कि UPSC के नज़दीक भी मत आना। अगर आप 2 से 3 साल इन्वेस्ट करने की अगर आप ताकत और चाहत ना रखते हो तो मल्टीपल टाइम्स आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, और 2 to 3 टाइम्स अगर कोई सीरियस लड़का है तो वो क्रैक कर ही लेगा। तो ये सिर्फ 1 साल, जैसा सुमेर फरमा रहे थे कि 1 साल की बात नहीं है, ये मल्टीपल ईयर्स की कमिटमेंट है। तो इसको अगर देखें तो वो सपोर्ट नेट आपको कैसे हेल्प करा? फैमिली के मुतालिक वालिद वालिदा और बाकी जो मेरे फैमिली मेम्बर्स थे, UPSC इम्तिहान के हर मरहले पे, हर स्टेज पे इमोशनल सपोर्ट रहा, फाइनेंशियल सपोर्ट तो हमेशा रहा ही सही। साथ ही साथ कभी भी मेरे को कभी कुछ अपने दिल की बात शेयर करनी होती थी तो मेरी वालिदा, मेरे भाई और बहन हमेशा मौजूद रहते थे। कभी मुझे उन्होंने ये ना महसूस होने दिया कि आपको किसी किताब की ज़रूरत हो या आपको किसी भी तरह की फ़ाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत हो तो हम आपको प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे। साथ ही साथ उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे लगती है, कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि हम हमारी अरमानों को मार के, हमारी तमन्नाओं को मार के तुम्हें प्रोवाइड करवा रहे हैं, या इस तरह का नहीं लगने दिया कि मैं उनके बोझ तले दबा हुआ हूँ। हमेशा उन्होंने मुझे पॉजिटिव अप्रोच के साथ मेरी मदद करने की कोशिश करी। नाज़रीन, इस इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम और फैक्टर्स जो अचीवमेंट के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं उस पर हम गुफ्तगू जारी रखेंगे।